नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। और कल हम लोग देखे थे टेस्ट नंबर 26। आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर आपका 27। कल हम लोग देखे थे 50 तक जो आपका ज्योग्राफी का ये सवाल था, और आज हम लोग उससे आगे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जल्दी से आप सभी आ जाइए और एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, डेली आपका 9 बजे से क्लास होता है। तो आज का देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कल 50 तक आपका हो गया था, आज हम देखेंगे 51 से, ठीक है। चलिए देखिए, 51 नंबर प्रश्न है आपका कि पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अब बताइए कि पृथ्वी के आकार की तुलना में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन देखिए, काफ़ी आसान प्रश्न ये। जितने प्रश्न है ना, ये कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हो, सभी एग्ज़ाम में ये रिपीट होते रहता है। चलिए, तो 51 का हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि बृहस्पति ग्रह, ठीक है। बृहस्पति ग्रह इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 52। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी किस किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है। अब बौना ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, प्लूटो, सेरस, नेपच्यून या एरिस। तो बौना ग्रह कहा जाता है दोस्तों आपको प्लूटो को, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि प्लूटो। देखिए, प्लूटो जो रहा, अब ये ग्रह के मतलब ग्रह के रूप में अब इसको गिना नहीं जाता है, ठीक है। अब इसको बौने ग्रह के रूप में माना जाता है। पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन ये जो बौना ग्रह है, इसको प्लूटो को जो माना गया है, पहले ये ग्रह था, लेकिन इसको बाद में इसको हटा दिया गया, ठीक है। क्योंकि ये जो था ना, ये जो अपनी कक्षा से दूसरे के कक्षा में ये प्रवेश कर जाती थी, इसके वजह से इस ग्रह को यहाँ से हटा दिया गया, ठीक है। इसको ग्रह से श्रेणी से हटा दिया गया। नेक्स्ट सवाल है आपका 53 नंबर कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है। अब देखिए, ग्रह के रूप में किसे नहीं माना जाता है। बृहस्पति तो ग्रह है हमारा, शनि भी है, बुध भी है। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा, यम। यम यानी कि आपका प्लूटो, इसी को नाम था आपका प्लूटो। अब इसको ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है आपका 54 नंबर। 54 सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है। तो बौना ग्रह देखिए, अभी आपको बता दिए थे, आंसर हो जाएगा डी नंबर। फिर से क्वेश्चन ये आपका रिपीट हो गया है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपका 55। देखिए, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, आज थोड़ी सी तबीयत सही नहीं लग रही है ना, बहुत ज़्यादा हरासमेंट लग रहा है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग इसको थोड़ा सा अगर फास्ट लगे तो इसको स्लो कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको हमारे सौर मंडल का एक ग्रह माना जाता है, परंतु अब उसे बौना ग्रह कहते हैं। तो देखिए, ये प्रश्न जो है ना, पूछने का तरीका देखिए अलग अलग है, ठीक है। एक ही प्रश्न को किस अनुसार से घुमा घुमा के पूछा जाता है। तो ये भी बौना ग्रह की बात किया जा रहा है, तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 56। 56 है कि यूरेनस ग्रह की खोज किसने किया था। बताइए, यूरेनस ग्रह की खोज किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है गैलीलियो, क्रिस्टियन ह्यूगेस या सर विलियम हर्शेल या फिर निकोलस कोपरनिकस। तो यूरेनस ग्रह का जो खोज किया गया था, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि सर विलियम हर्शेल के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। आज मैं इसका ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा आज बहुत ज़्यादा हरासमेंट लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो इसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा, है ना। मैं क्वेश्चन आंसर करते चलता हूँ, ठीक है। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज आप सभी का क्लास नागा ना हो, है ना, स्टॉप नहीं हो, ऑफ नहीं हो। इसी वजह से सोचे चलो आज क्लास ले लेते हैं। प्रश्न है कि प्लूटो के चांद का नाम क्या है ना। प्लूटो के चांद का, यानी कि इसका मतलब क्वेश्चन हुआ कि प्लूटो के उपग्रह का नाम पूछ रहा है ना। ऑप्शन देखिए, चेरान, गिनीमीड, लूना या टाइटन। देखिए, एक तो आप प्लूटो जो है, अब ग्रह के रूप में इसको गिना नहीं जाता है, लेकिन जब ये गिना जाता था तो इसका जो उपग्रह है उसका नाम है आपका चेरान, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, ठीक। चलिए, अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 58। 58 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, सवाल है कि प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी। यहाँ पर प्लूटो के बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगातार प्रश्न है, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है ना।
तो प्लूटो ग्रह की खोज जो किया गया था, ऑप्शन देखिए 1925, 30, 35 या फिर 40। तो क्या होगा आपका आंसर? आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि 1930 ईस्वी में प्लूटो ग्रह की खोज की गई थी। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 59। क्या कह रहा है? देखिए, खाली स्थान यहाँ पर भरना है कि खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था, यानी कि प्लूटो ग्रह का खोज किसने किया था? किस खगोल शास्त्री ने, खगोलविद ने इसका खोज किया था? ऑप्शन है सिल्वेन एरंड, जोसेफ एस ब्रूक, एडविन हबल या फिर क्लाइड टॉम्बैग। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि क्लाइड टॉम्बैग इसका खोज किया गया था। ठीक है, अब देखिए ये ग्रह इसको नहीं लिख सकते हैं, इसको बौने ग्रह के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट सवाल है आपका फिर 60 नंबर। धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? अब बताइए धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? 4, 2, 3 या फिर 1। धरती का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी। तब पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? एक है, मात्र एक। और वो क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है आपका चंद्रमा, है ना। उसका क्या नाम है? चंद्रमा हमारा, है ना। एक मात्र उपग्रह है पृथ्वी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 61 नंबर। 61 कह रहा है आज हम लोग 100 तक देखेंगे। ठीक है, 51 से लेकर के 100 तक आज हम लोग पूरा करेंगे। और कल देखिए आपका जितने भी सौरमंडल से प्रश्न है कल आपका समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 61 के निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है ना। मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह का नाम क्या है? तो ऑप्शन है नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो या फिर बृहस्पति। क्या होगा? इसका जवाब दीजिए। हाँ, आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलिएगा, है ना। क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है, मैं किसी का कमेंट ले नहीं रहा हूँ। कमेंट करने से ये होता है ना कि आपको याद हो जाएगा। अगर किसी का कमेंट आप गलत दे देते हैं तो फिर आपको समझ में आएगा, अच्छा इसका मैंने गलत दे दिया। तो आप जब आपको सही पता चलेगा तो धीरे धीरे करके वो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तो सबसे पहले जो खोज किया गया था वो यूरेनस का खोज किया गया था। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए, और प्ले लिस्ट में जाकर के जितने भी और पुराने जो वीडियो हैं, है ना, अगर 1 से लेकर के आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो वो भी आप जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न वहाँ पर भी आपको कराया गया है हर एक एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए 62 है कि चांद पर मानव को ले जाने वाले लूनर अभियान का नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। लूनर अभियान का नाम क्या था? चांद पर मानव को जो ले गया था, ऑप्शन देखिए लुनकुड फर्स्ट या अपोलो 11 या फिर जूनियर या फिर विकिंग फर्स्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा। उसका नाम था अपोलो 11 और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अगला प्रश्न है और ये 1969 ईस्वी में आपका गया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका सवाल नंबर है 63 नंबर। कह रहा है कि ब्लू मून क्या है? और ये देखिए प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्लू मून क्या है? ऑप्शन है महीने में आने वाला पहला पूरा चांद, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, या चांद का एक अन्य नाम, या डी है चंद्र ग्रहण के दौरान का चांद। क्या होगा? तो ब्लू मून जो होता है वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, और उसी को कहा जाता है ब्लू मून। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखिए यूपीएससी में आपको देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो छोटे छोटे एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं आपके। अगले सवाल है आपका 64 कि चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन बताना है दोस्तों। यानी कि चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन, ऑप्शन देखिए लूनार रोबोनॉट, लूनार स्पाइडरनॉट, लूनार रोवर या फिर डी नंबर है लूनार चैलेंजर। क्या होगा यहाँ पर आपका? तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि लूनार रोवर, है ना। आंसर नंबर सी आपको नीचे आंसर दे दिया गया है। ठीक है, चलिए मैं आंसर दिखाता नहीं हूँ आप लोग को, अगर कोई दिख जाता है तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, अपने पहले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए तब आप आंसर देखिएगा। आंसर देख लीजिएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए आंसर को मैं छिपा कर रखा हूँ। प्रश्न है हम आपका कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह पूछा गया है। ऑप्शन है लूना सेकेंड, लूना 10, अपोलो 10 या फिर अपोलो 11। क्या होगा? चलिए आप लोग अपना अपना जवाब दे दिए होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि लूना 10। लूना 10 जो है ये पहला उपग्रह है जो किसका चक्कर लगाया? तो वो चंद्रमा का, जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 66 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? बताइए क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? ऑप्शन है मेक, प्लूटो, सेरस या एरिस। क्या होगा आपका?
तो 66 का आपका क्या होगा, क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह आपका मौजूद है, तो वो हो जाएगा आपका सेरस। और ये क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका 67 नंबर कि इनमें से कौन भारत का प्रथम चंद्रमा मिशन था, है ना। कई बार पूछा गया है प्रथम चंद्रमा मिशन कौन सा था। ऑप्शन है आदित्य, अवतार, चंद्रयान फर्स्ट या फिर एस्ट्रोसैट। तो 67 का आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी यानी कि चंद्रयान फर्स्ट। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल रहा आपका। नेक्स्ट चलते हैं आपका 68 नंबर कि एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है। कई बार पूछा गया है एक धूमकेतु की जो पूंछ होती है ये किस दिशा में होती है। ऑप्शन है देखिए सूर्य से दूर, सूर्य की ओर, पृथ्वी से दूर या पृथ्वी की ओर। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 68 का आंसर नंबर सूर्य से दूर होती है। ठीक है, आंसर नंबर ए सूर्य से दूर। नेक्स्ट है आपका 69। देखिए 69 नंबर प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा फास्ट लग रहा हो तो आप यहाँ पर देखिए 3 डॉट दिया हुआ रहता है, वहाँ पर जाकर के सेटिंग में करके आप इसको स्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको स्लो हो जाएगा। आप आराम से जवाब देते चलिएगा, क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा। अगर फास्ट लगे तो, नहीं तो ठीक है ना, क्योंकि हम थोड़ा सा आज बहुत ज़्यादा हरासमेंट लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा आज वर्क हो गया है, पता नहीं इसकी वजह से ही। तो चलिए प्रश्न है आपका 69, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है। बताइए कौन सा वो जो विकल्प है वो बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है। ऑप्शन है तारा, चांद, कोमेट या फिर एस्टेरॉयड। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर कोमेट। ठीक है, आंसर नंबर सी। बीपीएससी में पूछा गया सवाल है आपका। अगला सवाल है आपका 70 नंबर, हैली धूमकेतु। देखिए कल भी इसके बारे में आपको बताए थे कि हैली धूमकेतु जो है हैली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है। ये भी क्वेश्चन कल आपको बताए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानी कि 2062 में। ठीक है, 76 वर्षों के बाद ये आपको दिखाई देता है आपको, है ना। तो 2062 में, सॉरी कहीं यहाँ देखिए 61 दिया है, कहीं कहीं आप देखिएगा कि 2062 भी मिलेगा आपको, है ना। तो 2061 यहाँ पर ऑप्शन दिया है, तो 61 आप इसको टिक करना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर आपका 71 कह रहा है कि हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि कितने वर्ष की होती है। तो कक्षीय अवधि का जो वर्ष होता है, ऑप्शन देखिए 25, 50, 75 या 100। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर यानी कि 75 वर्ष होता है। ठीक है, चलिए कहीं कहीं 76 वर्ष भी मिलेगा आपको, यहाँ पर 75 वर्ष दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको प्रश्न नंबर कि 72 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा है ना। तो देखिए बहुत सारे लोग को क्या कहते हैं कि गोल है पृथ्वी, सेव की आकृति की, नारंगी की आकृति की है। अब यहाँ पर बताइए कि पृथ्वी का आकार कैसा है। ऑप्शन देखिए है कि पूर्ण गोलार्ध है, अधिकांशतः चपटा है, पूर्ण गोल है या चपटा गोल है। अब बताइए क्या है। आप एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा ना, तो पृथ्वी का आकार मिलेगा आपको गोलाव की आकृति है। पृथ्वी कैसी है, जियोड की आकृति की, जिसको गोलाव कहा जाता है ना, जियोड की आकृति है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चपटा गोल, यानी कि आंसर नंबर डी यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपका सही होगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर आपका 73 नंबर। 73 प्रश्न क्या कह रहा है कि पृथ्वी के अध्ययन को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। ये देखिए कभी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन है पारिस्थितिकी, जीव विज्ञान या आचार शास्त्र या फिर डी नंबर है भूगर्भ शास्त्र। तो इसको क्या कहते हैं, तो पृथ्वी के अध्ययन को कहा जाता है आपका आंसर नंबर हो जाएगा आपका भूगर्भ शास्त्र। ठीक है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है प्रश्न आपका 74। प्रश्न है कि सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को क्या कहते हैं। तो समान रात और दिन को क्या कहा जाता है। तो इसको ऑप्शन देखिए सूर्य ग्रहण, तो बिल्कुल नहीं, सूर्य ग्रहण तो होगा नहीं, चंद्र ग्रहण भी होगा नहीं, एरियल ग्रहण भी नहीं होगा, ग्रहण तो होगा ही नहीं, विषुव कहा जाता है ना। और विषुव कब होता है, तो साल में 2 बार होता है। ठीक है, कब कब तो होता है, तो 21 मार्च के होता है और आपको दूसरा दिन है आपको 23 सितंबर को होता है। ठीक है, तो 2 बार आपका विषुव की घटनाएं होती है, यानी कि दिन रात बराबर होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 75 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है। वो कौन सा आपका
यहाँ पर शहर है जो भूमध्य रेखा पर पड़ता है। भूमध्य रेखा मतलब क्या होता है आपका 0 डिग्री, है ना। ये मानते हैं पृथ्वी है और जो बीच की रेखा इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा, यानी कि 0 डिग्री। वो कौन सा शहर है 0 डिग्री पे आपको पड़ता है? तो ऑप्शन देखिए है पोंटियानक, कैरो, पोर्ट ब्लेयर या फिर अदीस अबाबा। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों पोंटियानक। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है, जो भूमध्य रेखा के लाइन पर पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपको हमेशा बीपीएससी वगैरह में पूछे जाते हैं, यूपीएससी वगैरह में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 76 नंबर कि बसंत विषुव महाविषुव यानी कि दिन रात बराबर होने का समय को कहा जाता है बसंत विषुव और महाविषुव। ये कब होता है? देखिए अभी आपको डेट मैंने बताया था, ठीक है, अभी मैंने आपको डेट बताया था 21 मार्च, है ना, 21 मार्च बताया, और दूसरा डेट क्या बताया 23 सितंबर बताया। ठीक है, तो ये दो डेट को आपको क्या होता है दिन और रात बराबर होता है, तो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पर बी आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है आपका 77 कि एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार हो सकता है? तो ये तो मैंने अभी आपको बता दिया कि 2 बार हो सकता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 78। कह रहा है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए महाद्वीपों की संख्या तो आपको पता है कि टोटल महाद्वीप की संख्या 7 है। सबसे बड़ा महाद्वीप है आपको एशिया महाद्वीप, ठीक है, और सबसे छोटा महाद्वीप आपका कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन देखिए ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है एक ऐसा महादेश है जो देश भी है और महादेश भी है, ठीक है, और द्वीपीय महादेश है क्योंकि इसके चारों ओर क्या है जल ही जल है, तो इसको कहा जाता है द्वीपीय महादेश भी कहा जाता है आपको ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, अफ्रीका जो है आपका दूसरा सबसे बड़ा महादेश है, तो याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका जो है आपका चौथा सबसे बड़ा महादेश है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका सवाल नंबर है 79। 79 कह रहा है कि शब्द विषुव संदर्भित करता है। विषुव जो है क्या संदर्भित करता है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, एक समान आकार, दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, गर्मी और सर्दी एक समान अवधि के होते हैं, मौसम एक समान अवधि के होते हैं। तो विषुव का मतलब क्या बताए थे कि दिन और रात बराबर हो, उसी को कहा जाता है विषुव। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं तो उसको क्या कहेंगे विषुव कहेंगे। और 2 दिन होता है साल में, कब कब 21 मार्च 23 सितंबर। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 80। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तकला मकान रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बताइए तकला मकान रेगिस्तान कहाँ है? ऑप्शन है सऊदी अरब, नामीबिया, चीन, अमेरिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 80 का आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि चाइना में है आपको तकला मकान। कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला सवाल है आपका 81 कह रहा है कि एल नीनो, है ना, नाम सुने होंगे। एल नीनो जो है ना एक महासागरीय धारा है, ठीक है, कैसे क्या है ये? तो ये एक महासागरीय धारा है आपको, ठीक है, जो जल धारा है वही है एल नीनो। तो एल नीनो कह रहा है कि खाली स्थान महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता है। तो ये किस महासागर में तापमान को असामान्यता को दर्शाता है? ऑप्शन देखिए भारतीय, प्रशांत या दक्षिणी या अटलांटिक। देखिए भारतीय का मतलब क्या हुआ हिंद महासागर, है ना, भारतीय का मतलब क्या हुआ यहाँ पर हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर या फिर अटलांटिक महासागर। तो किस महासागर के ताप में जो ये एल नीनो जो धारा आने के बाद क्या हो जाता है असामान्यता हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि प्रशांत महासागर। देखिए एल नीनो के बारे में आपको बता दें कि एल नीनो जो आपको जो ये जलधारा है ये आपको उठती है कहाँ? तो ये है दक्षिण अमेरिका, ठीक है, ये है आपको दक्षिण अमेरिका महादेश, है ना। और यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है आपको पेरू, ठीक है, तो पेरू के तट पर ये उत्पन्न होती है, ठीक है, याद रखिएगा पेरू के तट पर ये धारा उत्पन्न होती है एल नीनो, ठीक है। चलिए और एल नीनो जो है कैसी जलधारा है? तो ये भी आपको पूछा जाता है, तो ये गर्म जलधारा है, ठीक है, ये गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है आपको प्रश्न नंबर 82 कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? और ये एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी में साफ आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी, ठीक है, आप क्लास 10 का एनसीईआरटी पढ़िएगा ना तो उसमें आपको मिल जाएगा कि अफ्रीका का जो किलिमंजारो पर्वत है, किलिमंजारो ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा भी पर्वत है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा अफ्रीका का ये सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो। ये क्लास 10 में नहीं होगा, क्लास आपका 9 में होगा आपका ये, ठीक है। हिस्ट्री में आपको दिया हुआ था ये प्रश्न, हम कुछ दिन पहले पढ़े थे तो वहाँ पर आपको हिस्ट्री में लगता है ये दिया हुआ था।
तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत जो है किलिमंजारो जो है ये किस देश में स्थित है, ये आपको पूछा गया है। तो ये है आपको कहाँ है बताइए। ऑप्शन देखिए तंजानिया, नाइजीरिया, घाना और दक्षिण अफ्रीका। तो ये है आपको तंजानिया में, ठीक है। और अफ्रीका का ये सबसे ऊंचा पर्वत है ना, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 83। 83 कह रहा है कि नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म क्या है तो भिन्न है। कौन सा युग्म भिन्न है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन है देखिए सहारा अफ्रीका, बिल्कुल सही है। सहारा जो रेगिस्तान है वो कहाँ है, अफ्रीका में है। थार है बिल्कुल भारत में, बिल्कुल सही है। कालाहारी अमेरिका, गोबी मंगोलिया, ये भी आपका सही है बिल्कुल। देखिए कालाहारी जो मरुस्थल है ये आपको पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कालाहारी कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। आंसर देखिए सी आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 84। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है। गैर ध्रुवीय रेगिस्तान पूछा गया है। ऑप्शन देखिए कालाहारी, गोबी, सहारा या ग्रेट ऑस्ट्रेलियन। तो गैर ध्रुवीय यहाँ पर रेगिस्तान कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, गैर ध्रुवीय का मतलब क्या होता है। अब देखिए जो ध्रुवीय क्षेत्र में होता है ना वहाँ पर क्या होगा, यानी ध्रुवीय का मतलब हो गया ये ठंडी, है ना, क्या हो गया ये ठंडी। रेगिस्तान जो होता है आपका 2 प्रकार के होते हैं, एक तो गर्म हो गया और एक ठंडा होता है, ठीक है। तो ये ठंडा आपको पूछ रहा है ध्रुवीय। अब ध्रुव वाले क्षेत्र में अब देखिए ये है आपका पृथ्वी, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। यानी कि उत्तरी ध्रुव में क्या रहता है, ठंडा रहता है। दक्षिणी ध्रुव में क्या रहता है, हमेशा ठंडा रहता है, सालों भर ठंडा रहता है। यहाँ पर हमेशा सालों भर यहाँ बर्फ़ जमा हुआ रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ सूर्य की जो रोशनी है ना ये यहाँ पर नहीं पहुँच पाती है, और यही कारण है कि यहाँ पर सालों भर बर्फ़ रहता है आपका। तो कालाहारी जो रेगिस्तान है ये पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में। गोबी अभी देख लिए मंगोलिया में है। ऑस्ट्रेलियन ग्रेट ऑस्ट्रेलियन देख लिए आपको ऑस्ट्रेलिया में है। सहारा जो है ये तो पूरा गर्म मरुस्थल है ना, ये कैसा है, गर्म मरुस्थल है। और बाकी जो आपको दिख रहा है वो ठंडे मरुस्थल है। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 85। मैं थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ, नहीं चलिए थोड़ा सा स्लो करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपको कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है, बताइए। पाकिस्तान में देखिए भारत जो आपका है ना, देखिए 1 मिनट, भारत का मानचित्र थोड़ा सा हम बना के बताते हैं आपको। ठीक है, ये देखिए भारत का मानचित्र मैंने बना दिया। तो थार का रेगिस्तान आपको पता है कि थार का रेगिस्तान यहाँ पर ही है ना। और पाकिस्तान आपको पता है कि पाकिस्तान आपका ये है ना, ये वाला क्या है, ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में भी तो थार का रेगिस्तान पहुँच गया है थोड़ा बहुत, है ना। पाकिस्तान में भी थार का रेगिस्तान है। तो उसको पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, ऑप्शन देखिए। इसको गोबी कहा जाता है, या फिर चोलिस्तान कहा जाता है, या फिर सुक्कुर कहा जाता है, या फिर मीरपुर कहा जाता है। तो क्या होगा, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपको चोलिस्तान, है ना। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। देखिए यहाँ पर दिया हुआ आंसर नंबर बी, यानी कि चोलिस्तान इसको कहा जाता है। देखिए अटपटा नाम है ना। चलिए अगला सवाल है आपका 86 नंबर की दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी। आपको पता है कि पहली सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, है ना, 8,850 मीटर, ठीक है, जो कहाँ पड़ता है आपको नेपाल में पड़ता है। और दूसरी यहाँ पर पूछ दिया है, तो दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी हो जाएगा आपका K2, ठीक है। दूसरी कौन सी है, तो वो हो जाएगा आपका K2, यानी K2 की ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है, बिल्कुल सही, आंसर नंबर सी। चलिए बहुत अच्छा आप सभी का जवाब दे रहे हैं। अगला सवाल है 87 नंबर कि ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है, बताइए। ग्रेनाइट जो है किसका एक उदाहरण है, रूपांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान या कृत्रिम चट्टान। क्या होगा आपका, तो 87 का हो जाएगा आग्नेय चट्टान, है ना। ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 88। देखिए 88 नंबर प्रश्न क्या है, प्रश्न कह रहा है कि आर्कीपेलेगो क्या है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आर्कीपेलेगो क्या है, ऑप्शन देखिए। ए है कि द्वीपों का समूह है, श्रृंखला है, या संघ या संग्रह है। बी नंबर है भूमि और समुद्र का मिलान है। सी है एक वास्तुकार का वैकुंठ है, या डी है एक प्रकार का चर्च है। तो आर्कीपेलेगो क्या है बताइए, क्या होगा। तो आर्कीपेलेगो जो है दोस्तों एक द्वीपों का समूह है ना, या फिर श्रृंखला कह सकते हैं, या संघ कह सकते हैं, या समूह कह सकते हैं, इसी को कहा जाता है आर्कीपेलेगो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 89 नंबर कि सेशेल्स द्वीप कहाँ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सेशेल्स द्वीप कहाँ है, हमेशा पूछ लिया जाता है। ऑप्शन देखिए हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर
या दक्षिणी महासागर? तो सेशेल्स जो ये द्वीप है ये आपको पड़ता है आपको हिंद महासागर में। आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 90। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र है, मतलब कि वहाँ सबसे कम भूकंप आता हो, वो भारतीय शहर कौन सा है? ऑप्शन है श्रीनगर, श्रीनगर में तो बहुत ज़्यादा भूकंप आता है क्योंकि ये हिमालयन क्षेत्र में है। रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़, दिल्ली यानी कि दिल्ली तो आपको पता है हमारा राजधानी क्षेत्र, देहरादून यानी कि उत्तराखंड, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। अब रायपुर और दिल्ली, अब ये दोनों में क्या होगा? तो ये दोनों में आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि दिल्ली भी नहीं होगा क्योंकि दिल्ली भी हिमालय से, जो भी हिमालय से सटा हुआ जितना भी हिमालय से दूर होगा तो उतना वहाँ पर ही उतना भूकंप कम आएगा। तो रायपुर जो है ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है, तो यहाँ भूकंप कम आएगा, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला सवाल है आपका 91। कह रहा है कि मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। मरियाना जो ट्रेंच है ये किस महासागर में स्थित है? तो देखिए ट्रेंच है या फिर इसी को कहा जाता है गर्त, है ना। गर्त मतलब गहरा भाग, ठीक है। गर्त मतलब क्या होता है? महासागर का गहरा भाग। ऑप्शन देखिए अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर दक्षिणी महासागर। तो मरियाना जो ट्रेंच आपको है ये है आपको प्रशांत महासागर में, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। यानी कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर ही है। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? तो वो अक्षर की आकृति की है, या फिर इसी को कहा जाता है वृत्त की आकृति की है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, प्रशांत महासागर की आकृति और मरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट है 92 कि नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे सुनामी आ सकता है? अब किससे सुनामी आ सकता है? ये जो चार ऑप्शन दिया गया है, यानी कि इसे हार्बर वेव के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है समुद्र के भीतर भूकंप, प्रचंड तूफान, जर्मनी पर ज्वालामुखी का विस्फोट या फिर सूखा। अब देखिए सूखा पड़ेगा तो भैया सुनामी कैसे आएगा? ये तो ऑप्शन कट गया। अब देखिए प्रचंड तूफान ऑप्शन आपका है सी नंबर है, जर्मनी पर ज्वालामुखी विस्फोट, ये भी आपका गलत है। अब बचा दो ऑप्शन में क्या होगा? सुनामी कह रहा है, तो सुनामी जो मेन रूप से आता है तो समुद्र के भीतर भूकंप से आता है। आंसर हो जाएगा भैया आपका आंसर नंबर ए, ठीक है। समुद्र के देखिए भूकंप तो पृथ्वी पर भी आता है, तो भूकंप समुद्र के अंदर भी आता है कि नहीं। अब समुद्र के अंदर मान लीजिए ये पानी है, पानी का एक बाल्टी भरा हुआ है ना, पानी का एक बाल्टी भरा हुआ है। अब बाल्टी को आप क्या कीजिए? ज़ोर ज़ोर से हिला दीजिए। अब ज़ोर ज़ोर से हिला दीजिएगा तो पनिया देखते हैं एकदम ऐसे ऐसे होने लगता है। अगर तो वही इतना बड़का वो समुद्र है, समुद्र में भूकंप आएगा यानी कि पृथ्वी को क्या हो गया? हिल गया। तो हिलेगा तो पनिया ऊपर नीचे नहीं होगा, और पनिया ऊपर नीचे होगा तो क्या होगा? भूकंप आएगा, मतलब उसी से सुनामी आता है आपका, ठीक है ना। चलिए सुनामी का मतलब क्या हुआ? जो तटीय इलाका है ना, जो तटीय क्षेत्र है। अब जो तटीय इलाका है यहाँ क्या है? पूरा जल ही जल भरा हुआ है। अब यहाँ पर हिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा? बड़का उछाल होगा, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत है, यहाँ से टकराएगा तो यहाँ पूरा पानी ऊपर उठेगा, है ना। तो उसी को कहते हैं सुनामी। अगला प्रश्न है आपका 93 कि इनमें से कौन सी सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? तो सुनामी चेतावनी का एक संकेत कौन सा है? ऑप्शन है तूफानी मौसम, बौछार, या समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी, या फिर अजीब हरकतें करने वाला पालतू जानवर। तो सुनामी चेतावनी का एक संकेत क्या हो जाएगा आपका? बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी, ठीक है। चलिए आंसर नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है आपका 94 क्या कह रहा है? कह रहा है प्रश्न 94 कह रहा है कि भूकंप आने का कारण क्या है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बताइए भूकंप आने का कारण क्या है? पृथ्वी की सतह की ग्लोबल वार्मिंग, बी नंबर है पृथ्वी पर जनसंख्या वृद्धि, सी है भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण, या डी है पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति। देखिए यहाँ पर जो बहुत अच्छा जो इसका आंसर होगा पृथ्वी की ग्लोबल वार्मिंग, ये तो बिल्कुल ही 100% गलत है। पृथ्वी जनसंख्या वृद्धि ये भी गलत है। परमाणु विस्फोट देखिए ये कुछ हद तक सही है, लेकिन यहाँ पर आंसर नंबर डी आपका बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। आंसर नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि प्लेट देखिए हमारी जो पृथ्वी है, ये हमारी जो पृथ्वी है ना, ये बहुत सारी प्लेटों से मिल करके क्या है? ये बनी हुई है।
है ना, ये बहुत सारी प्लेटों से मिलकर के बनी हुई है। अब ये प्लेट क्या है, तो प्लेट जो है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ये प्लेट क्या हो रहा है, तो खिसक रहा है। कोई एक दूसरे के नीचे आ रहा है, कोई एक दूसरे के ऊपर जा रहा है, कोई एक दूसरे को रगड़ 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 करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इसी को कहा जाता है प्लेट विवर्तनिक गति के वजह से ये भूकंप आता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 95। कह रहा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है। तो भूकंप का कारण बनती है, अभी आपको बताए टिड्डियों के हमले। तो टिड्डी के हमला से भूकंप कैसे आएगा भैया, ये तो बिल्कुल गलत है ना। बी नंबर है तूफान, सी है आपका चंद्र ग्रहण और डी है ज्वालामुखी विस्फोट। अब चंद्र ग्रहण लगेगा तो इससे भूकंप भी नहीं आएगा, है ना। ज्वालामुखी विस्फोट और अब बचा आपका तूफान। अब बताइए कि इन दोनों में क्या होगा, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी विस्फोट। अब देखिए ज्वालामुखी विस्फोट के वजह से भी भूकंप आने का चांस रहता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए समझाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब देखिए आपका जो भूकंप आता है ना, तो पृथ्वी के, ठीक है, सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। उसके अंदर वाले भाग को कहते हैं मेंटल और उसके लास्ट वाले भाग को कहते हैं कोर। तो आपका जो भूकंप आता है ना, जो भूकंप आपका आता है वो इसी भाग से आता है। ठीक है, यानी कि मेंटल से ही उठता है आपका भूकंप का जो ये तरंग जो है, ठीक है, यहीं से उठता है। और ये आपका है क्रस्ट, तो क्रस्ट पे आकर के धक्का मारता है। क्रस्ट पे आकर के यहाँ से लावा जो है ना, ये धक्का मारता है। तो क्या होता है आपका कि ये वाला जो भाग है, यानी कि पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है, अगर ये कमज़ोर है तो इसको तोड़ करके बाहर आ जाता है ये। ठीक है, तोड़ करके बाहर आ जाता है। तो इससे क्या होता है, अगर ये नहीं टूट पाया तो हो जाएगा आपका भूकंप की घटनाएं होती है। यानी कि इस पर धक्का मारता है पृथ्वी के ऊपर, है ना। पृथ्वी के ऊपर धक्का मारने से क्या होता है, ये पृथ्वी हिलता है और पृथ्वी हिलने की वजह से ही क्या आता है, भूकंप आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कभी और अच्छे तरीके से हम समझा देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं शॉर्ट से इसको समझा दिया, कभी इसको डिटेल से आपको समझा देंगे ज्योग्राफी में। अगला सवाल है पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानों ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है, जिन्हें क्या कहा जाता है। अब देखिए जब ज्वालामुखी फटता है ना, जब ज्वालामुखी फटता है तो पृथ्वी के नीचे से क्या है, बहुत सारे राख, लावा, है ना, पानी, सब चीज़ अंदर से निकलता है। ठीक है, तरल पदार्थ अंदर से निकलते हैं, पूरे आग के रूप में निकलते हैं और ये आकर के क्या हो जाता है, पृथ्वी पर जम जाता है। और पृथ्वी पर जम जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसे कहा जाता है आग्नेय चट्टान, है ना। इसे क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। यानी कि सबसे पहले जो चट्टान का निर्माण होता है वो किस चट्टान का निर्माण होता है, तो आग्नेय चट्टान के। और आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से कौन सा चट्टान बनता है, तो अवसादी चट्टान बनता है। ठीक है, और अवसादी चट्टान के मतलब टूटने फूटने से, है ना, अवसादी चट्टान के एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसके रूप में अंतर होने से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। और रूपांतरित चट्टान फिर से टूट फूट के पृथ्वी के नीचे चला जाता है और फिर ज्वालामुखी क्रिया की वजह से बाहर आता है और आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। यानी कि ये जो है साइकिल हमेशा चलता रहता है। ठीक है, इसको सारा एनसीईआरटी में आपको पढ़ाया गया है, 6 क्लास में पढ़ाया गया है, 6 क्लास में पढ़ाया हूँ एनसीईआरटी बुक। अगर नहीं पढ़े तो जाकर के वहाँ पढ़ लीजिए, डिटेल से एकदम मतलब विस्तार से, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सब क्वेश्चन तो आपको चटनी हो जाएगा आपका, है ना। ऐसे ही चटनी की तरह इसको आप रगड़ दीजिएगा। 97 प्रश्न है कि भूकंप वैज्ञानिक, है ना, भूकंप वैज्ञानिक विद कह रहा है कि भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं करते हैं, है ना। भूकंप की जो संभावना है इसका अनुमान किसके आधार पर नहीं करते हैं, जो भूकंप वैज्ञानिक होते हैं वो। ठीक है, ऑप्शन देखिए कह रहा है कि पृथ्वी के भीतर प्लेटों की हलचल के आधार पर, बी है फॉल्ट विकार यानी कि जोन और क्षेत्र के आधार पर, सी है ग्रहों की स्थिति के आधार पर और डी है क्षेत्र में उत्पन्न भूकंपों के इतिहास पर। तो किस आधार पर नहीं पूछ रहा है ना, तो नहीं पूछ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल 100%। क्योंकि ग्रहों की स्थिति इसमें कोई मायने नहीं रखता है ना, ग्रहों की स्थिति, अब हलचल होगा भैया तो भूकंप तो आएगा ही आएगा, है ना। फॉल्ट होगा यानी कि क्षेत्र जोन, है ना, जैसे कि भारत में ही ले लीजिए, तो भारत में जो आपका उत्तरी भारत है यानी कि हिमालय वाला जो क्षेत्र है, यहाँ तो ज़बरदस्त भूकंप आता है। और कुछ ही दिन पहले नेपाल में देखे ना कितना तबाही मचाया था, और भारत में भी थोड़ा बहुत उसका असर देखने को मिला था आपको। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला सवाल है आपका 98 नंबर, कह रहा है खाली स्थान भरना। यहाँ पर कह रहा है कि टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अब बताइए
कौन सा वो बैरन टापू या फिर ओएस्टर रॉक या फिर वाइपर टापू या फिर हैवलॉक टापू, कौन सा जो है एक ज्वालामुखी कैसा है, तो सक्रिय ज्वालामुखी है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, ज्वालामुखी जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक तो हो गया सक्रिय, और एक होता है आपका सुषुप्त, है ना, और एक होता है आपका मृत। ठीक है, 3 प्रकार के ज्वालामुखी हैं। तो एक तो सक्रिय, सक्रिय का मतलब ये सक्रिय आदमी है, हमेशा ये काम कर रहा है, यानी कि यहाँ से हमेशा क्या हो रहा है, ज्वालामुखी निकल रहा है। सुषुप्त का मतलब क्या होता है कि यहाँ अभी निकला, है ना, कुछ दिन यहाँ पर शांत हो गया, फिर कुछ दिन बाद यहाँ पर निकला, तो इसको कहते हैं सुषुप्त। एक हो गया मृत, कि भैया यहाँ 10 साल से निकला ही नहीं है ना, मर गया है ना, एकदम ही खत्म हो गया है, तो इसको कहते हैं मृत। तो यहाँ पर कौन सा और सक्रिय है, तो हो जाएगा आपको बैरन। बैरन जो ज्वालामुखी है ये पड़ता है आपको भारत में, ठीक है, अंडमान निकोबार में ये आपको पड़ता है, तो वहाँ पे आपको आप एटलस में देखिएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, उत्तरी अंडमान में ये पड़ता है आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका 99। प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अब बताइए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि सबसे बड़ा ज्वालामुखी पृथ्वी पर उपस्थित कह रहा है, उसके द्रव्यमान तथा फ्रूट प्रिंट के आधार पर बताइए कि सबसे बड़ा कौन सा है। ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि ओजोस डेल सेलाडो, माउंट विसुवियस या फिर टैमोमैसिस या फिर मोना। तो आंसर हो जाएगा आपका टैमोमैसिस। टैमोमैसिस जो है सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, आपका आंसर नंबर सी। आज का लास्ट प्रश्न हम देखते हैं, है ना। आज थोड़ा सा मैं जल्दी इसको किया, थोड़ा सा फास्ट किया, थोड़ा सा आज बहुत ज़्यादा हरासमेंट लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, इसकी वजह से। देखिए, प्रश्न कह रहा है आपका कि 100 नंबर खाली स्थान यहाँ पर आपको भरना है कि किस में, है ना, ट्रोपोस्फियर में या फिर मेसोस्फियर में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुँचने से रोकता है। अब देखिए, आपको पता है कि ओजोन परत होने के वजह से, है ना, ओजोन परत होने की वजह से जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती है वो पृथ्वी पर नहीं आ पाती, है ना। ओजोन मान लीजिए ये परत है, और ये क्या है आपका, ये है आपका पृथ्वी, है ना, ये है क्या है आपका पृथ्वी, और ओजोन परत ये है, तो ऊपर से आ रहा है अल्ट्रा वायलेट रे, है ना, यानी कि सूर्य से पराबैंगनी विकिरण आ रहा है और इसको पृथ्वी पर नहीं आने दे रहा है। तो ये ओजोन जो परत है ये किस मंडल में है, ये आपको पूछा गया है। और मंडल के बारे में तो आपको बताया ही है कि सबसे निचले मंडल को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल, फिर है समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है अयन मंडल, फिर है बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये टोटल 5 मंडल की संख्या है। पांचों मंडल में ये जो ओजोन परत है ये किस मंडल में है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 100 नंबर प्रश्न है, गलत में जवाब देना है। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समताप मंडल। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका आंसर नंबर सी। तो आज हम रहने देते हैं 100 तक, कल हम 101 से देखेंगे इससे आगे 100, कल इसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, कल जो आपका सौर मंडल से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कल आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सौर मंडल, हाँ ना, सौर मंडल से संबंधित जितने भी लगभग अभी 60-70 प्रश्न और हैं, तो कल जितने भी होंगे सारा हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो अगर इस पिछले वाला वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, है ना, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, जो भी आपको वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर। अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।